हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। और मैं लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग। राइट, तो ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है और सभी बच्चे आके इस क्लास को जरूर करें। जो बच्चे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिससे आपको रेगुलर बेस पर जो भी क्लासेस चल रही हैं तो उसमें आप अच्छे वे में क्लास कर सकते हैं। राइट, और पुराने बच्चे रेगुलर कर रहे हैं। और अगर आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ब्रह्मा गुरुकुल के नाम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा। आप वहाँ पर पहुँचकर आपको सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पास मेरा जो नंबर है मैं नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ 81758195 और 25। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड कर दूंगा और आपको सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा सकता हूं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे शेयर कर दो, अपने दोस्तों को सभी को बुला लो, जिससे अच्छी क्लास करेंगे हम लोग सब लोग मिलके। और क्वेश्चन सीरीज है, बहुत मज़ा आएगा। और देखो, आपको जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो मज़ा आती ही है, और आप अगर नए हैं तो आपको भी मज़ा आएगा सभी बच्चों को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और अच्छे वे में आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया? तो कौन सी याचिका है जिसका प्रावधान किस में नहीं किया गया? भारतीय संविधान में नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर बी है परमादेश, ऑप्शन नंबर सी है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी है निषेधाज्ञा। हाँ, बताइए, निषेधाज्ञा। देखो, क्वेश्चन को ऑप्शन में फिर से बता दे रहा हूँ। प्रतिषेध, ठीक है, परमादेश, अधिकार परीक्षा या निषेधाज्ञा। ठीक है, हाँ, तो बताइए सभी बच्चे। एक बार खुद भी पढ़ लें, अगर थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्वेश्चन सभी बच्चे बताएं कि मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया। किस चीज का, कौन सी याचिका है जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया? तो सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। जल्दी जल्दी बताते चले आंसर। चलिए, तो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है निषेधाज्ञा। देखो, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर क्या है? निषेधाज्ञा। एक बार लिख देता हूँ, निषेधाज्ञा। ठीक है, और निषेधाज्ञा का क्या है कि निषेधाज्ञा याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चे ने बताया बहुत बढ़िया आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर। ओके, समझ गए इस चीज़ को। देखो, प्रतिषेध का भी है प्रावधान, प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान में है, परमादेश का भी है और अधिकार परीक्षा का भी है। इन तीनों का है, बट निषेधाज्ञा का नहीं है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉरी, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? जो भारतीय संघ है वो भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? तो बताइए, किसके प्रतिरूप पर आधारित है? स्विट्जरलैंड, जो भारतीय संघ, अमेरिका, रूस या कनाडा है? एक तरीके से पूछा गया कि जो भारतीय संघ है वो संघ, राइट, वो कहाँ से लिया गया, राइट, किसके प्रतिरूप पर आधारित है? तो बताना है। तो स्विट्जरलैंड, अमेरिका या रूस या कनाडा? तो सभी लोग बताएं इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताते चलें सभी बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताने की कोशिश करें। हाँ, कमेंट करते जाइएगा। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। लाइव सेशन की क्लास लें रोज़ 9 बजे स्टार्ट होती है। थोड़ी छोटी क्लास होती है, सभी बच्चे लेने की कोशिश किया करेंगे। रोज़ ब्रह्मा गुरुकुल चैनल पर रोज़ 9 बजे लाइव क्लास होती है। ओके, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? वो है कनाडा के प्रतिरूप पर आधारित है। किसके? कनाडा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन किया। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत अच्छा, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए माहीगीर, ऑप्शन नंबर बी सहरिया, और उसके बाद आगे निकाल देता हूँ। उसके बाद सी है बेगा और डी है थारू। देखो, ऑप्शन क्या है कि कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख कहाँ महाभारत में मिलता है? ठीक है, महाभारत में कौन सी जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो पहला है माहीगीर,
क्या है? माहीगीर, ठीक है। दूसरा कौन सा है? सहरिया, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है बेगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, समझ लेना, ठीक है। और चौथा है थारू। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो सभी लोग बताएं इसका आंसर। तो देखो, हाँ, जल्दी जल्दी बताते चलें। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं कि महाभारत में किसकी कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है माहीगीर। किसका? माहीगीर इज द राइट आंसर। माहीगीर का उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है। ओके, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में ये 4 प्रकार के वन दिए हैं, तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सभी लोग बताएं। हाँ, सभी लोग बताएं किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताते चलें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक बार कमेंट करते चलें सभी बच्चे। चलेगा। तो उसने कहा उष्ण, देखो ऑप्शन क्या दे रखा कि उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियां, या उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता, हाँ, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं आंसर। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने आंसर दे रखा है। हाँ, तो इसके बाद मैं आंसर बता दूं। तो इसके बाद क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी प्रकार के ये जो उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क और कटीली झाड़ियां, ये तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलो मैं थोड़ा सा डिटेल बताने की बात करूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि वन से रिलेटेड ऐसा ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या पूछना है? देखो, सबसे पहले हमें वन से रिलेटेड क्या सीखना है कि वन जो हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सॉरी, जो उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15%, कितना? 6.15% वनावरण है। क्या है? वनावरण, ठीक है, ठीक है। कितना परसेंट? 6.15। और 3.08% क्या है? याद करना, 0.8% है वृक्षावरण। मतलब जो वृक्ष लगाए जाते हैं ना, तो 3.08% वृक्षावरण वरण और 6.15% क्या है? वनावरण है। तो मतलब अगर टोटल पूरा पूछा जाए कि कुल वृक्षादान या वृक्षादान कितना है उत्तर प्रदेश में, वो है 9.23%। याद रखिएगा, टोटल कितना हो गया? दोनों को ऐड कर देंगे तो 9.23% क्या है? वन और वृक्षादान दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो याद रहेगा कि नहीं? हाँ। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मतलब वन पाए जाते हैं, तो आपको पता है कि उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय। अब उष्ण कटिबंधीय में किस प्रकार के? तो नम्न शुष्क और कटीली झाड़ियां। ये तो पता हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन से ये हो गया पता। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार की जगह में पाए जाते हैं, तो जियो देखो, नम्न पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वो भाबर एवं तराई के क्षेत्र में। कहाँ पर? भाबर एवं तराई के क्षेत्र में। देखो, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी बन सकता। तो भाबर एवं तराई के क्षेत्र में, भाबर एवं तराई के क्षेत्र में जहां पर वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है, वहां पर ये वन पाए जाते हैं, नम्न पर्णपाती वन। ओके, जैसे कि अब मतलब अगर मतलब वन के बारे में बताएं तो पेड़ कौन से होते हैं? बांस होता है, बैत होता है, साल होता है, इमली होता है, शीशम होता, महुआ होता, लारेल होता आदि वनस्पति ये भाबर एवं तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भाबर एवं तराई के क्षेत्र में। याद रहेगा कि नहीं? चलो, अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बोल रहा कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के कहाँ पाए जाते हैं? पूर्व, मध्य एवं पश्चिम भाग में। कहाँ पर? पूर्वी मध्य में देखो, पूर्वी, मध्य में और पश्चिमी एरिया,
जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी मध्य एरिया है और पश्चिमी एरिया है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, ऊँट शुष्क पर्णपाती वन। और जहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी होती है, तो 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, याद रखना। और ठीक है, और बाकी ये याद हो गया। इसके बाद जो अगला है उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। क्या उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, तो ये कहाँ, प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। जैसे दक्षिणी भाग कौन हो गया, बुंदेलखंड वाला एरिया, राइट। तो उष्ण कटिबंधीय झाड़ियों वाला एरिया हो गया, तो ये कौन सा हो गया, दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और यहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। वृक्ष जैसे होते हैं, नीम हो गया, बबूल हो गया, ठीक है, पीपल हो गया, शीशम हो गया, खजूर हो गया, कटहल हो गया, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियों के अंतर्गत। तो बताओ ये क्वेश्चन के अनुसार कितना तैयार हो गया, बहुत सारा आपका तैयार हुआ कि नहीं, बताओ, सब बताओ। अगर और थोड़ा सा पढ़ना है तो इसी क्वेश्चन पे और थोड़ा पढ़ा दूं, चलो थोड़ा और सुन लेते हैं, क्योंकि एक बार में बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, जिससे मुझे जगह मिल जाएगी और पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आएगा। ओके, तो अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा जाऊँ कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि अधिकतम वन प्रतिशत वाले जिले, क्वेश्चन क्या पूछे कि अधिकतम वन प्रतिशत वाले जिले, वन प्रतिशत वाले जिले, देखो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो अधिकतम वन प्रतिशत वाले जिले, तो सबसे ज्यादा किसमें, सोनभद्र, ठीक है, सॉरी, सोनभद्र, ठीक है। और फिर इसके बाद चंदौली, याद रखना सब। और इसके बाद फिर क्या है, फिर है चित्रकूट, ठीक है। अधिकतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन है, सोनभद्र के बाद चंदौली, चंदौली के बाद चित्रकूट। तो ये याद हो गए, सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट, ठीक है। सभी बच्चे याद रखेंगे। अधिकतम वन प्रतिशत आ गया तो सबसे ज्यादा क्या बताओगे, सोनभद्र, फिर उसके बाद चंदौली, उसके बाद चित्रकूट, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं पूछ लिया जाऊं, देखो उनका क्रम तो बता लोगे। अगर मैं पूछूं न्यूनतम वन प्रतिशत, देखो इंपोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं, न्यूनतम वन प्रतिशत। अब न्यूनतम वन, तो सबसे कम कहां पर, भदोही, ठीक है। इसके बाद इससे ज्यादा कहां, मैनपुरी। तो सबसे कम पूछा जाए तो कहां, भदोही, भदोही से फिर थोड़ा सा ज्यादा मैनपुरी, और मैनपुरी से थोड़ा सा ज्यादा देवरिया, ठीक है। तो याद रहेगा कि नहीं सभी बच्चों को, हाँ। तो देखो अधिकतम पूछे तो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, और न्यूनतम पूछे तो भदोही, मैनपुरी और देवरिया, याद रहेगा कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इतना याद रखो अब, ठीक है। तो ये जो वन वाली चीजें थी आपकी काफी हद तक तैयार हो गई होंगी, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि अभी देखो यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट और यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पैट में शायद ना पूछे, लेकिन यूपीएसआई से जो यूपी के थोड़े से बड़े एग्जाम हो जाते हैं, तो वो प्रदेश की पहली वन नीति पूछ ले, कब आई थी, क्या, प्रदेश की पहली वन नीति। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी, बताइए जल्दी बताओ, प्रदेश की पहली, सॉरी हाँ जल्दी बताइएगा, प्रदेश की पहली वन नीति। मेरा क्या कहने का मतलब है कि आपको अगर कोई पॉइंट फंसता है तो उसको अच्छे से कंप्लीट। तो प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी, हाँ जल्दी कमेंट करो। जो जो बच्चे देख रहे हैं देखो सब कमेंट करने की कोशिश किया करेंगे। देखो कब आई थी प्रदेश की पहली वन नीति, आई थी 1952 में, याद रखना। प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में, और दूसरी वन नीति आई थी 1988 में। तो दोनों डेटें याद रखना जरूरी है, ठीक है, याद रहेगा ना। 1952 में पहली वन नीति, 1988 में दूसरी वन नीति, ओके। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन और बचा, लास्ट में पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपको बताना पड़ेगा, क्या कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो बताइए वन महोत्सव किस मंथ मनाया जाता है, सब लोग बताओ। हाँ
आपको पता है अगले मंथ निकल गया था, तो बिल्कुल याद आ गया। तो वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह। कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बताओ कितने सारे क्वेश्चंस तैयार हुए ना। आपका यूपी का कोई यूपी आरओ दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी पीसीएस दोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और यूपी एसआई यूपी प्लस कांस्टेबल और पैट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा यूपी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। तो अगर प्रदेश की पहली बननी थी 1952, प्रदेश की द्वितीय बननी थी 1988, और प्रदेश का जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो जुलाई के प्रथम माह में मनाया जाता है। और प्रारंभ कब हुआ था? तो 1952 में, जुलाई में 1952 जब प्रदेश की पहली वन नीति आई थी ना, तभी प्रदेश में वन महोत्सव स्टार्ट हो गया था, तब से, ठीक है। तो याद रहेगा कि नहीं? बिल्कुल। चलेंगे, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत मैंने आपको मतलब काफ़ी हद तक बता दिया, राइट। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, बताओ कैसा रहा? सही रहा ना? हाँ, कमेंट बॉक्स में बता दो एक बार, सही रहा ना? कौन सी चीज़ें अच्छी रही ना? हाँ चलो, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? भारत का पहला नाइट वन जीव पार्क, बहुत अच्छा, पहला नाइट वन जीव पार्क उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? बहुत, भारत का पहला नाइट वन जीव पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्रेटर नोएडा, इटावा, कानपुर या सहारनपुर? बताइए, सभी लोग बताएं। हाँ, सभी लोग बताते चलें। एकदम स्पीड के साथ आंसर देते चले सभी बच्चे लोग, तभी तो मजा आएगा आंसर देने में। हाँ, तो बताइए, प्रदेश का पहला नाइट वन जीव पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलेगा, तो चलो अब समय न गवाते हुए इसका जो आंसर है वो है ग्रेटर नोएडा इज द राइट आंसर। क्या है? ग्रेटर नोएडा, जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन बोला, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? जो पदार्थ होता है उसका संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बताइए। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल? चौथा ऑप्शन बल भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, डी ऑप्शन में बल कर लो। तो वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल, मतलब क्या संवेग और वेग के दोनों के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो सभी लोग बताएं। चलेगा, तो मैं समय न गमाते हुए इसका आंसर है द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। याद रखोगे कि नहीं? बिल्कुल, जिसने भी द्रव्यमान बताया ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में होने वाला उलूगुन, क्या उलूगुन विद्रोह किससे जुड़ा है? संथाल से, कच्छ नागा से, कोल से या बिरसा मुंडा से? देखो, झारखंड में जो विद्रोह हुआ था कौन सा? उलूगुन, वो विद्रोह किससे जुड़ा है? संथाल से, कच्छ नागा से, कोल से या बिरसा मुंडा से? बताइए। हाँ, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ देते चले, सभी बच्चे स्पीड के साथ देंगे तो क्वेश्चन नंबर बहुत मजा आएगा। तो देखो, झारखंड में होने वाला उलूगुन विद्रोह किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चा लोग ने। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, कम क्वेश्चन हो पाते लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझ में आता तो मजा आता। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिट्टन के समय या कर्जन के समय? तो बताइए, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का जो अंतिम विस्तार हुआ, प्रमुख विस्तार हुआ था, वो किसके समय हुआ था? तो ये बताना है। तो डफरिन के समय हुआ था, डलहौजी के समय हुआ था, या फिर लिट्टन के समय हुआ था, या कर्जन के समय हुआ था? बताइए। हाँ, देते जाएं, सभी बच्चे आंसर देते जाएं। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? डफरिन के समय। देखो, अच्छा विस्तार जो लास्ट टाइम अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था तो वो किसके सामने? डफरिन के समय हुआ था। किसके समय? डफरिन के समय। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की। हाँ, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? बताइए। बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय? बताइए। बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या आलमगीर द्वितीय? जो प्लासी का युद्ध होता है उस समय कौन सा मुगल शासक था? तो सभी लोग बताएं।
चलेगा, आंसर देते चलें। अच्छा, सब लोग दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया देते जाएं। और पता है सभी बच्चे, अगर कोई बच्चा नया आए करे, मतलब कोई भी बच्चा आए करे तो पूरी क्लास किया करोगे, जिससे आपका ही बेनिफिट्स है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, राइट। और आपको पता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना बेटर देने की, देता हूँ कि नहीं देता हूँ। अगर आप बताओ कोई कमी रहती है, जो कमी रहती है आप बोला करें तो मैं ज़रूर पूरी किया करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आया करें तो पूरी क्लास करने की कोशिश किया करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा कि प्लासी के युद्ध के समय कौन सा मुगल शासक था, वो था आलमगीर द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रख लो इसको, ठीक है। हाँ, चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद है जो निजता, ठीक है, निजता क्या है, निजता, ठीक है, के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो बताइए कौन सा है। मैं ऑप्शन भी बता देता हूं। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। इनमें से कौन सा है जो क्या करता है, अधिकार के, निजता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो बताइए कौन सा है। तो वो है आर्टिकल 21। कौन सा है? आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर, ओके। तो निजता के अधिकार को क्या करता है, आर्टिकल 21 के अनुसार होता है, ठीक है, याद रखिए। चलेगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? कार्बन निगेटिव के देश के रूप में जाना जाता है अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान या नेपाल? तो बताइए सभी बच्चे। हाँ, निम्नलिखित में से किसे कार्बन निगेटिव, क्या कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो कार्बन निगेटिव देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो कार्बन निगेटिव देश के रूप में जो जाना जाता है वो सभी बच्चे आंसर देंगे। अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान, नेपाल में से कौन सा आंसर होगा? एकदम करेक्ट आंसर दिया, भूटान इज द राइट आंसर, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, एकदम करेक्ट आंसर। आप अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो जीएस के तो किंग हो जाएंगे, सच बता रहा हूँ। इतनी क्लासेस पढ़ा दूंगा, बस जुड़े रहो, क्लास लेते रहो, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, सच बता रहा हूँ। एग्जाम में जब भी करोगे, मेरी क्लास के पढ़ाए बच्चे, यूपीपीसीएस अभी प्री दिया था, उसमें क्वालिफाई हुआ है, राइट। एक लड़का, उनका नाम क्या था, दीपेंद्र नाम था या धीरेन्द्र, ऐसे ही कुछ नाम था, राइट। और एक लड़की एमपीपीसीएस में क्वालिफाई हुई थी, उसका नाम तो सबको पता है, दीक्षा, राइट। तो मैंने कहा ना, अगर आप रहोगे तो आपके छोटे एग्जाम, यूपीपीसीएस तक का कोई भी एग्जाम होगा, आप बेटर से बेटर कर पाओगे, सच बता रहा हूँ, ओके। तो चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ध्यान से देखेंगे। सीमेंट फैक्ट्री, क्या सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर कौन सी बीमारी होने, हाँ, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? बताइए। तो ल्यूकेमिया होती है, साइटोसिलिकोसिस होती है, या फिर अस्थिमज्जा रोग होने की, या फिर एस्बेस्टोसिस होने की होती है? बताइए। ये चार है, ल्यूकेमिया, ठीक है, साइटोसिलिकोसिस, या अस्थिमज्जा रोग, या एस्बेस्टोसिस। बताइए। जो सीमेंट फैक्ट्री होती है उसमें मजदूर जो वर्क करते हैं, तो उनको कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? चलेगा, हाँ, कमेंट करते चलें सभी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो आंसर है साइटोसिलिकोसिस। कौन सी? साइटोसिलिकोसिस, ओके बेटा, साइटोसिलिकोसिस, ठीक है, साइटोसिलिकोसिस होने की संभावना रहती है, ओके। याद रहेगा कि नहीं सभी बच्चों का? बहुत बढ़िया। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? ठीक है, मानव शरीर के वो कौन सा अंग है, मतलब उसे लाल रक्त जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, अस्थिमज्जा को, या प्लीहा को? चलो बताइए सभी लोग। चलेगा, तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल, और डी अगर ऑप्शन चाहिए तो डी भी बता दे, तो हृदय लिख दो, लो
ये चारों ऑप्शन हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लीहा इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन जिसने भी बताया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। प्लीहा को कहा जाता है। ओके, याद रखोगे कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 14 क्वेश्चन, निम्न में से किसके निर्माण से जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है? मतलब किसके निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है? पनीर के, लैक्टिक अम्ल के, दही के या सिरका के? बताइए किसका निर्माण होता है जिसमें जीवाणु की भूमिका बिल्कुल नहीं होती है? तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे तो लगता है कि सभी बच्चे गलत करेंगे। बिल्कुल, बहुत, इसका आंसर सभी बच्चे गलत मत करें। चलो, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा पनीर इज द राइट आंसर। पनीर के निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है। होती है कि नहीं? नहीं होती है। नहीं मतलब रख दोगे तो हो जाते जीवाणु, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पनीर भी बनाना है तो डायरेक्ट आप गर्म पानी से भी बना सकते कि नहीं? हाँ, तो इसलिए जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है उसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनावीना, ठीक है, एनावीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? तो मतलब कौन सी फसल है जिसमें यजोला एवं एनावीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? गेहूं में, चावल में, सरसों में या कपास में? बताइए सभी लोग। हाँ बताइए, एजोला एनावीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? चावल इज द राइट आंसर। क्या होगा? चावल में। ओके, चावल इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन क्या है? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हाँ, सेम्प्रोटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी, फिजियोलॉजी। बताइए, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर देते चलें। जीवधारियों का जो वर्गीकरण होता है उसके अध्ययन के लिए कहा जाता है, सभी बच्चे आंसर देते जाएं, क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी इज द राइट आंसर। जिसने भी टैक्सोनॉमी दिया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लोग अच्छा आंसर देते हैं, मजा आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला भारतीय कौन सा राज्य है? डिजिटल बाढ़ की जो रिपोर्टिंग है उसकी प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? नागालैंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि एक राज्य ऐसा है वो डिजिटली बहुत आगे बढ़ रहा है अपने देश का, वो अब भारत देश का एक राज्य ऐसा है डिजिटली बहुत आगे बढ़ रहा है इन चारों में से। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डिजिटल रिलेटेड पूछो तो उसका आंसर जरूर वही सही निकलता है। तो वो बताइए वो कौन सा है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कमेंट करते जाएं, एक एक बच्चे लोग करते जाइएगा, सभी बच्चे लोग आंसर कमेंट करते चलें, सभी बच्चे, तभी मज़ा आएगा। कमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो बैठा मत करो और क्लास को प्लीज़ पूरी किया करें। पूरी करेंगे तो आपको ही मज़ा आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? असम। असम एक ऐसा राज्य जो डिजिटली बहुत आगे बढ़ रहा, ठीक है। हाँ, नहीं, असम इसका डिजिटली बाढ़ रिपोर्टिंग सही है, सॉरी इसके लिए आंसर, लेकिन जो ज़्यादातर डिजिटली बढ़ रहा वो है उड़ीसा। सॉरी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। मतलब आंसर इसका तो असम सही है, लेकिन डिजिटली ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं वो उड़ीसा में बढ़ रही हैं। ओके, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप एक अंदाज भी लगा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बना? 5, 6, 8, 7। बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ, बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ में भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बना? 5 बार, 6 बार, 8 बार या 7 बार? बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर होगा 8 बार।
कितनी बार? 8 बार इज द राइट आंसर। जिसने भी सी ऑप्शन दिया बहुत बढ़िया। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? किस नवगठित रेल मंडल का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है? बताइए। नवगठित रेल मंडल का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। वो है ऑप्शन नंबर ए आंध्र रावल सीमा रेलवे, आंध्र प्रदेश रेलवे, दक्षिण भारत रेलवे या दक्षिण तटीय रेलवे। तो किसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है? ये 4 रेलवे में से बताइए। तो मेरे हिसाब से तो सभी आंसर सही देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चे आंसर देते चलें। बहुत बढ़िया आंसर देते जाएं सभी बच्चे लोग, एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर है दक्षिणी या दक्षिण तटीय रेलवे, डी ऑप्शन, दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे। ओके, तो डी ऑप्शन जिसने भी बताया बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुर्क अपने साथ कौन से यंत्र लाए थे, या तुर्की अपने साथ कौन से यंत्र लाए थे? रबाब और सारंगी, सितार और बांसुरी, बीड़ा और तबला, तानपुरा या मृदंग। बताइए क्या लेके आए थे तुर्की? जब आए थे तो वो क्या लेके आए थे? चलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चों ने दे दिया। इसका आंसर होगा रबाब और सारंगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया बहुत बढ़िया दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक क्वेश्चन देता हूँ, कल आप घर से ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? राजकोषीय नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? सभी लोग ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? मौद्रिक नीति से, हाँ मौद्रिक नीति से, बैंकिंग व्यवस्था से, आर्थिक प्रगति से या सरकार एवं प्राप्ति के व्यय से। तो आप आंसर खुद लेके आइएगा क्या होगा। तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो आप इसका गूगल नहीं करेंगे, खुद सीख के आना, बुक्स में ढूंढ के जरूर आना। गूगल न करना, गूगल क्या करता है? डायरेक्ट आंसर दे देता है। बुक्स में ढूंढने में सीखने को मिलता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत मजा आया होगा। कैसी रही क्लास? सभी लोग कमेंट करके बता दो, एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा दो। ठीक है, गर्दा उड़ा के बता दो कि क्या कैसी रही क्लास और कैसे रहे क्वेश्चन, तो कैसी रही क्लास। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मेरी तरफ से बहुत मेहनत के तरीके से ये PDF वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लाए जाते हैं। आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे, राइट? क्वेश्चंस अच्छे लगे कि नहीं? बिल्कुल। और इस तरीके से जो नए बच्चे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने बच्चे हैं वो रेगुलर रहें, सभी बच्चे क्लास करें। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि जीवन है, बहुत स्ट्रगल है, क्लासेस करते रहो और वैकेंसी नहीं आती, बिल्कुल मेहनत करते रहते हो और फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। आपको पता है दुनिया में बहुत बेरोजगारी है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, तब आप अच्छी जगह पर सेट हो पाएंगे, वरना इतना कंपटीशन है कि आप समझ नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बस मेहनत करते चलो और बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब ही लगना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर एक अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा तो आप एक अच्छी जगह पर एक टीचर के रूप में भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि नॉलेज होना एक बहुत जरूरी है कि नहीं? तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टीचर बनना ही है। आप अपनी पहले जॉब लेने की कोशिश करें, और फिर अगर नहीं होता है तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, मैं हूँ आपके साथ मोटिवेशन के रूप में। मेहनत करो, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ ना, साथ में आपको पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, मेहनत करता हूँ, राइट? तो उसी तरीके से आप भी पढ़ो और मेहनत करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।